अनीता, तुझे कितनी बार कहा है ऐसे अमीर और बिगड़े हुए लोगों के मुंह मत लगाकर। अनीता की मां सरिता जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, जो आज भी यूनिवर्सिटी से उस अमीर जादे से झगड़ा करके आई थी। तो और क्या करूं मम्मी, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। अगर उसे सबक नहीं सिखाऊंगी तो उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। उसने अपना यूनिवर्सिटी बैग उतार कर दीवार पर लगी खूंटी पर लटकाया। इग्नोर कर दिया कर ऐसे लोगों को। हम लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं कि इन लोगों से निपट सकें। भगवान न करे कल कला को कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे। हम गरीबों के पास तो सिर्फ एक इज्जत ही तो है, अगर वो भी चली जाए तो हम तो कहीं के न रहेंगे। कुछ नहीं होता मम्मी, हम गरीब हैं लेकिन डरपोक नहीं। अगर कल भी उस लड़के ने मुझसे बदतमीजी की तो मैं उसका मुंह तोड़कर रख दूंगी। अनीता के इरादे बहुत खतरनाक थे, जबकि प्रीत, जो आजकल 12th के एग्जाम देने के बाद फ्री बैठी थी, बहन के ये तेवर देखकर पता नहीं क्यों अंदर से डर के मारे कांप उठी थी। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ था। और जब रात को दोनों बहनें सोने के लिए लेटी तो प्रीत ने डरते डरते पूछा था, दीदी क्या वो लड़का आपको बहुत तंग करता है। अनीता ने मुड़कर छोटी बहन की ओर देखा। तू टेंशन न ले प्रीत, मैं ऐसे लड़कों को सीधा करना अच्छे से जानती हूँ। दीदी ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने सुना है ये अपनी इंसल्ट का बदला बहुत बुरे तरीके से लेते हैं। प्रीत का डर किसी तौर कम नहीं हो रहा था। अरे मेरी नाजुक सी डरपोक सी बहन, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बहन बहुत हिम्मत वाली है, अब सो जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। बहन को तसल्ली देते हुए अनीता स्टडी टेबल की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन उसके तो बहमो गुमान में भी नहीं था कि कल उसके साथ कितना बड़ा भयानक हादसा होने वाला था। अगर उसे पता होता तो शायद वो घर के बाहर कदम न निकालती, खुद को दुनिया की नजरों से छुपा कर रख लेती। सुबह नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हुए सरिता जी ने यह बात अपने पति के सामने छेड़ दी। आप कुछ करें ना, वो लोगों की शिकायत पुलिस में करें या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर ही कुछ करें। वो रात को ही अपने पति को अनीता का मामला बता चुकी थी कि एक लड़का उसे यूनिवर्सिटी में तंग करता है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है सरिता कि मैं ऐसे अमीर लोगों से उलझ सकूं। मैंने तो पहले ही कहा था कि यूनिवर्सिटी के चक्कर बक्कर छोड़ो, बेटी के हाथ पीले करो और उसके फर्ज से आजाद हो जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें ही बेटियों को पढ़ाने का शौक चढ़ा था। अब देखो हो गया ना ये मामला। अब मैं क्या करूं, मेरी तो अब भी यही सलाह है, ये पढ़ाई छोड़कर अपने घर की हो जाओ। पापा कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप। अब मैं बिगड़े हुए लोगों से डरकर अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, ये नामुमकिन है। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, प्रीत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसे उसके कदमों पर खड़ा करना चाहती हूँ। उसने प्यार से छोटी बहन के सर पर हाथ रखा था। अच्छा आप लोग परेशान मत हो, मैं प्रिंसिपल से जाकर बात कर लूंगी। माँ बाप को तसल्ली देती हुई अनीता घर से निकल चुकी थी, ये जाने बगैर कि अब इस घर में कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएगी। किशोर राठौर अनीता के लगाए गए थप्पड़ को किसी भी तौर भुला नहीं पा रहा था। उसने अपने मन में बहुत खतरनाक प्लान बनाया था। अनीता घर से निकलकर यूनिवर्सिटी भी नहीं पहुंच पाई थी कि रास्ते से ही किशोर राठौर ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी हवा से बातें करती हुई वहां से फरार हो गई। वो सीधा उसे लेकर अपने फार्म हाउस पर आया था। ये रात अनीता के लिए काली भयानक रात साबित हुई थी। किशोर के साथ साथ उसके 4 दोस्त भी थे। सुबह अनीता को खराब हालत में वो लोग सड़क पर छोड़कर फरार हो गए थे। उन्हें किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची पहुंच रखने वाले लोग थे। अनीता जैसे तैसे खुद को जबरदस्ती घसीट कर घर के अंदर दाखिल हुई थी। प्रीत अपनी सहेली के घर गई हुई थी और उसके पापा अपने काम पर, जबकि सरिता जी किचन में खाना बना रही थी। वो चुपचाप अपने कदमों को घसीटती हुई कमरे में चली गई और फिर चुपचाप इस बेदर्द दुनिया से मुंह मोड़ लिया। उसे अब जिंदा रहकर भी क्या करना था, जब उसके पास उसकी इज्जत ही नहीं थी। और जैसे ही घर वालों को ये पता लगा, उन पर एक कयामत टूट पड़ी थी। सरिता जी बेटी के बेजान वजूद को देखकर चीखें मार मार कर रो रही थी। प्रीत तो बस पत्थर निगाहों से बहन को देखे जा रही थी। अनीता के पापा को ये खबर दी गई और वो भागे भागे घर आए थे। बेटी जिस हालत में थी वो देख न सके और चुपचाप आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चले आए। आंखें बंद करके बेड पर लेट गए। उनका दिल इतना बड़ा सदमा सह न सका और वो चुपचाप इस दुनिया से चल बसे। एक ही घर से 2 मौतें हुई थीं, ये मंजर देखने वालों की आंखें नम कर गया था। प्रकृति का यही तो नियम है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। दोनों माँ बेटी तन्हा इस दुनिया में रह गई थीं, लेकिन अपनी जिंदगी को घसीटने के लिए। कभी प्रीत अपनी माँ को सहारा देती तो कभी सरिता जी अपनी बेटी प्रीत को संभालती।
दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे के आंसू पोंछती थीं, लेकिन प्रीत ने और उसकी माँ ने सोच लिया था किशोर राठौर को सजा जरूर दिलवाएंगी। वो अपने बड़े से ऑफिस में फाइल्स में सर झुकाए उन्हें चेक करने में बिजी था जब उसके कानों में बाहर से शोर शराबे की आवाजें सुनाई दी। उसने फौरन अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को अंदर बुलाया और बाहर के बारे में पूछा। उसे पता चला कि एक लड़की है जो बगैर अपॉइंटमेंट के ऑफिस में आई है और जिसे गार्ड बाहर निकाल रहे हैं, मगर वो लड़की जिद पर अड़ी हुई है कि उसे तन्मय आर्या से हर कीमत पर मुलाकात करनी है। तन्मय आर्या कुछ देर सोचता रहा, फिर अपनी सेक्रेटरी को कहा कि उस लड़की को अंदर भेजो। जब वो लड़की अंदर दाखिल हुई तो तन्मय आर्या उसे देखता ही रह गया था। 17-18 साल की कमसिन लड़की, चेहरे पर मासूमियत, बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें जिनमें तैरता पानी साफ नजर आ रहा था। तन्मय आर्या तो था ही हुस्न परस्त, कैसे उसकी मासूमियत भरे हुस्न से नजरें हटाता। वो इस वक्त डार्क ब्लू सिंपल से सूट में थी, वाइट दुपट्टा उसके कंधों पर पड़ा हुआ था। शायद वो लड़की रोती रही थी, उसकी सुनहरी आंखें रोने की वजह से गुलाबी हो रही थीं। बेचैनी से उसने अपने नाजुक गुलाबी होठों को कुचल कुचल कर और भी लाल कर लिया था। उसकी नजर उस लड़की के मासूम और खूबसूरत चेहरे पर जम सी गई थी। अचानक उस लड़की ने अपने गले से एक पतली सी सोने की चैन उतार कर टेबल पर रख दी और आंखों में आंसू भरकर तन्मय आर्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सर, भगवान के लिए मेरी मदद कर दें, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी दीदी के साथ बहुत जुल्म हुआ है, उन्हें इंसाफ दिला दें। मैं आपकी फीस के नाम पर बस आपको ये सोने की चैन दे सकती हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उसकी सुनहरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, खूबसूरत होंठ कांप रहे थे। तन्मय आर्या ट्रांस की सी हालत से बाहर आया और उसे नरमी से कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसने बहुत ही नरम अंदाज में उससे पूछा था और धीरे धीरे वो उसे अपने सारी प्रॉब्लम बताने लगी। और प्रीत की कहानी सुनकर तन्मय आर्या ने गहरी सांस ली थी। प्रीत और उसकी बेसहारा बीमार माँ, जिन पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे, उनके घर की बर्बादी के जिम्मेदार आजाद घूम रहे थे। वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी। तन्मय आर्या का नाम उसने सुन रखा था, जो इस शहर का सबसे मशहूर और महंगा वकील था, जिसकी फीस वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर वो एक उम्मीद पर चली आई थी, ये सोचकर कि शायद वो वकील उस पर तरस खाकर उसका केस लड़ने को तैयार हो जाए। आते वक्त उसकी माँ ने अपने सोने की चैन उसे दे दी थी कि अगर वो बिना फीस के केस लेने से मना कर दे तो एडवांस के तौर पर ये चैन उस वकील को दे देना, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये थी। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद वो उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी थी। सर, मेरी बहन को इंसाफ दिला दें, बदले में मैं आपके घर की नौकरानी तक बनकर हमेशा के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी फीस का एक एक पैसा चुका दूंगी। तन्मय आर्या कुछ पल सोचता रहा, फिर एक गहरी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। एक नया ख्याल उसके दिमाग में आया। वो बहुत ही खामोशी के साथ अपनी कुर्सी से उठा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी सुनहरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हारी बहन का केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ और तुम्हारी बहन को इंसाफ भी दिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम 1 महीने के लिए मुझसे शादी करके मेरे साथ रहोगी तब। प्रीत का रंग सफेद पड़ा था। उसका मतलब वो अच्छी तरह समझ गई थी। वो इंसान बदले में उसका वजूद चाहता था। 1 महीने तक उसका इस्तेमाल करके जब उसका मन भर जाता उसे छोड़ देता। एक गहरी दुख भरी सांस लेकर उसने हाँ कर दी। उसे पता था आज की दुनिया में कोई भी बिना मतलब के किसी का काम नहीं करता। फिर कम से कम उस वकील के अंदर इतनी तो इंसानियत थी कि वो उसके साथ शादी के बाद ही उसे हासिल करना चाहता था। बिना शादी के उसने उसे अपने करीब आने की शर्त नहीं रखी थी। बढ़ना चाहता तो वो उसे 1-2 दिन के लिए ऐसे ही बिना शादी के भी इस्तेमाल करने की शर्त रख सकता था। और यहीं पर प्रीत के दिल में थोड़ा सा सुकून था कि वो भले 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन कम से कम उसकी पत्नी तो बनकर रहेगी। उसके दिल को कोई मलाल नहीं होगा कि उसने एक नाजायज रिश्ता जोड़ा था। उसने गहरी सांस लेते हुए हाँ कर दी। हालांकि हाँ कहते हुए उसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर उसके गालों पर आए थे, जिन्हें उसने जल्दी से अपने दुपट्टे के कोने से रगड़कर साफ कर लिया था। अब जबकि फैसला कर ही लिया था तो फिर रोने का क्या फायदा था। तन्मय आर्या ने उसका एड्रेस अपनी डायरी पर नोट कर लिया और कहा कि वो कल उसके घर आएगा और कल ही वो शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। ये कहते हुए उसने अपना कार्ड भी प्रीत की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे उसने अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। उसके दिल पर एक भारी बोझ आ पड़ा था। वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये कौन सा फैसला ले चुकी थी। उसकी बहन की इज्जत खराब हुई थी,
अपनी बहन को इज्जत दिलाने, उसे इंसाफ दिलाने के लिए वो ये केस लड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद ही अपनी इज्जत दांव पर लगा चुकी थी। क्या ये फैसला सही था? कहीं वो कोई बड़ी गलती तो नहीं करने जा रही थी? उसके दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि मैं उन दरिंदों को यूं आजाद नहीं घूमने दूंगी जिन्होंने जबरदस्ती मेरी बहन के साथ जुल्म किया था। मैं तन्मय आर्या की तलाकशुदा पत्नी बनकर चाहे पूरी जिंदगी बैठी रहूं, लेकिन उन दरिंदों को सजा जरूर दिलवाऊंगी। यही सोचकर उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ गई थी। घर आकर उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि मम्मी, शायद हमारा भगवान हम पर कृपा किए हुए है, क्योंकि वो वकील हमारा केस लड़ने के लिए मान गया है। उसने नजरें चुराते हुए अपनी माँ को ये बात बताई थी। हालांकि शादी वाली बात उसने अभी अपनी माँ से छिपा ली थी। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। वो कैसे अपनी माँ को बताती कि वो कितना बड़ा सौदा करके आई थी, जबकि उसकी माँ की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। मुझे उम्मीद थी प्रीत, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन प्रीत, ये सब कुछ हुआ कैसे? वो तो बहुत बड़ा वकील है, लाखों में उसकी फीस होती है। फिर भला वो बिना फीस के लड़ने को कैसे मान गया? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मेरी आंखों में देखो। और वो अपनी माँ से झूठ ना बोल सकी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ माँ, उसने एक बहुत बड़ी शर्त मेरे सामने रखी है, और वो ये कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसके बाद ही वो ये केस लड़ेगा। आखिर में वो अपनी माँ से 1 महीने वाली बात छुपा ही गई थी। सारा सच बताकर वो इस वकील को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर उसकी माँ को 1 महीने की शादी की बात पता चल जाती तो वो हरगिज भी शादी की इजाजत न देती। मम्मी, वो वकील कहता है कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तभी वो ये केस फ्री में लड़ेगा, वरना नहीं। उसकी माँ ये बात सुनकर परेशान हो गई थी, मगर प्रीत ने माँ को समझा बुझाकर राजी कर लिया था। मम्मी, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? इतना बड़ा वकील है, और अगर वो मुझसे शादी कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रीत, ये क्या तरीका है? ये तो एक सौदा कर रहा है, और रिश्तेदारियां सौदेबाजी से नहीं होती। मेरा दिल अंदर से डर रहा है। वो इतना बड़ा वकील है, इतना पैसे वाला, उसके चर्चे तो दूर दूर तक फैले हैं। फिर भला वो हम जैसे गरीब लोगों में रिश्ता क्यों जोड़ेगा? ना मेरी बच्ची, तू ये कदम मत उठा। तू उसे मना कर दे। हम कोई और वकील कर लेंगे। मैं तेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। और फिर अभी तेरी उम्र ही क्या है? 18 साल की होने में भी अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं। मैं तुझे अभी उस अमीर जादे से शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती। हाँ, अगर ये रिश्ता नॉर्मल तरीके से आता तो मैं कुछ सोच सकती थी, लेकिन इन हालात में हरगिज नहीं। जब उसने सौदेबाजी में ही शादी करने का फैसला किया है, जबकि प्रीत ने जैसे तैसे अपनी माँ को समझाकर राजी किया था कि मम्मी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। हमने अनीता दीदी को इंसाफ दिलाना है, और उसके लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी माँ मजबूरी में गहरा सांस लेकर रह गई थी, लेकिन उनका दिल अंदर से परेशान था। और फिर उसी रात उसने तन्मय आर्या को भी फोन किया था कि प्लीज ये 1 महीने वाली बात मेरी माँ को मत बताना। कोई बात नहीं, आप 1 महीने के बाद मुझे छोड़ देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। उस वक्त मैं अपनी माँ को किसी न किसी तरह समझाकर राजी कर लूंगी, कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। तन्मय आर्या को भला क्या एतराज हो सकता था? वो दूसरे ही दिन आ गया। उसकी माँ से बात करने के बाद दोनों को अपने साथ एक मंदिर में ले गया। वहां पर शादी का इंतजाम पहले से हो रखा था। उसने प्रीत की माँ से कहा कि इस केस को जीतने तक वो इस शादी को खुफिया रखना चाहता है। ताकि विक्टिम की फैमिली के साथ उसके इस तरह के करीबी रिश्ते को मुद्दा बनाकर कोई मसला खड़ा न कर दिया जाए, जो इस केस को किसी भी तरह कमजोर करने की वजह बने। ये कहकर उसने प्रीत की माँ को खामोश कर दिया था। लेकिन प्रीत एकदम खामोश थी, क्योंकि वो असल वजह जानती थी। ये इंसान उसके वजूद का तलबगार था, उससे अपनी प्यास शांत करना चाहता था, और इसीलिए शादी को खुफिया रखना चाहता था। जब तक तन्मय आर्या उसकी बहन को इंसाफ न दिला देता, तब तक वो उसे अपनी परछाई भी नहीं पाने देगी। उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया था। शादी के बाद वो उन दोनों को लेकर अपने फ्लैट पर आया था। उसकी माँ साधना जी उसके रोकने के बावजूद थोड़ी देर के बाद अपने घर चली गई थी। उसकी उदासी देखकर तन्मय आर्या ने कहा, देखो प्रीत, परेशान न हो, कल जाकर मैं तुम्हारी माँ को यहीं ले आऊंगा। उन्हें समझाऊंगा कि जब तक ये केस हैंडल न हो जाए वो हम लोगों के साथ ही रहें, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए तुम्हारी माँ का हमारे पास होना सही रहेगा। प्रीत की टेंशन कुछ कुछ कम होने लगी थी। उसने एक नज़र उठाकर पूरे फ्लैट पर डाली। फ्लैट बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। आराम की हर चीज इस फ्लैट में मौजूद थी।
काम करने के लिए एक नौकरानी भी मौजूद थी। पिंक फ्रॉक में हल्की सी ज्वेलरी और खूबसूरत लाइट मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसका हाथ थामकर बेडरूम में ले आया और बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके करीब होकर बैठ गया। पहली बार प्रीत का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने ये फैसला कर तो लिया था, लेकिन अब सामने बैठे हट्टे कट्टे मजबूत तन्मय आर्या को देखकर उसकी सांसें कहीं ना कहीं अटकने लगी थीं। डर के मारे वो एकदम बेड से उठकर खड़ी हुई। तन्मय आर्या ने उसके दूर होने पर हैरानी से उसे देखा। तुम मुझसे यूं दूर क्यों जा रही हो? आज तो हमारी शादी हुई है और आज हमारी शादी की पहली रात है। जबकि तन्मय आर्या की नजरों में थोड़ी सी बेचैनी और गुस्सा भी था। प्रीत तो पहले ही प्लान कर चुकी थी, वो तन्मय को अपने करीब नहीं आने देगी जब तक कि उसकी बहन को इंसाफ न मिल जाए। उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की और थूक निगलते हुए बोली, जब तक मेरी दीदी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते। ये सुनकर तन्मय आर्या को एक जोरदार झटका लगा था। वो तो कल से बेचैन था इस लड़की को हासिल करने के लिए, उसके नरम वजूद में डूब जाने के लिए, और अब वो उससे दूर जा रही थी, करीब आने की एक बहुत बड़ी शर्त भी रखती थी। उसे एक जोरदार झटका लगा था। वो एक तंजी अंदाज में बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? केस लड़ने और फिर अदालत का फैसला आने में काफी टाइम लग जाता है और मैंने तुम्हें सिर्फ 1 महीने तक अपने पास रखना है। तब तक मैं क्या तुम्हें खाली दूर से देखता रहूंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूं जब तक मेरी दीदी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको अपने करीब हरगिज नहीं आने दूंगी। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं भी अपनी बहन की तरह खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मरने से पहले सोशल मीडिया पर आपके बारे में जरूर बताऊंगी। उसकी धमकी ने तन्मय आर्या को हैरान कर दिया। वो तो इस लड़की को बहुत मासूम समझ रहा था, मगर वो तो इस तरह बात कर रही थी जैसे कोई बहुत ही मैच्योर टाइप की चालाक औरत हो। उसका मजबूत अंदाज बता रहा था वो जो कह रही थी उस पर कर गुजरेगी। तन्मय आर्या की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। तुमने ये शर्त शादी से पहले क्यों नहीं बताई थी? वो उसके सामने आकर उसे कंधों से पकड़कर गुस्से से बोला। ये छोटी सी लड़की तो एक तूफान निकली थी जो उसे अपने हुस्न से घायल करके अब तड़पाना चाहती थी। अगर पहले कह देती तो आप मुझे इनकार करके अपने ऑफिस से निकाल देते और फिर मैं किसके पास जाती? मुझे आपके पास उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, फिर भला मैं इनकार क्यों करती? वो मासूमियत से बोली थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं कोई मामूली वकील नहीं हूं जिस पर तुम भरोसा करो। प्रीत की शर्त सुनकर तन्मय आर्या को बहुत गुस्सा आया था। मुझे माफ कर दें जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन अब मैं आखिरी दम तक यही कहूंगी कि मेरी यही शर्त है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। उसके शब्दों पर तन्मय आर्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसका दिमाग भग से उड़ गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है लड़की? शादी हुई है हमारी, कोई मजाक या मामूली बात नहीं होती। शादी जैसा बंधन बहुत पवित्र होता है। मैं चाहता तो तुम्हें शादी के बिना ही अपने पास रखने की डिमांड रख सकता था, उसके बदले ही तुम्हारी बहन का केस लड़ने की बात करता, लेकिन तुम मेरे दिल को भा गई थी। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन एक जायज रिश्ते के साथ, इसीलिए मैंने शादी की बात रखी थी। और अब तुम मुझसे शादी जैसे रिश्ते का मजाक उड़ा रही हो। तुम इस डील को इतनी आसानी से खत्म कैसे कर सकती हो भला? तो वही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं कहीं नहीं जा सकती। इस शादी से अपनी मर्जी से जान नहीं छुड़ा सकती। फिर भला आपको भरोसा क्यों नहीं? जो मैं चाहती हूँ वो करके दिखा दें, बदले में मैं खुद आपके सामने पेश हो जाऊंगी और उफ तक नहीं करूंगी। जरूरी तो नहीं कि 1 ही महीने में आप मुझसे अपने दिल का सुकून हासिल कर लें। आप अपना काम खत्म कर लें, उसके बाद जब तक आप चाहें मुझसे सुकून हासिल करते रहना, और उसके बाद जब मुझसे दिल भर जाए मुझे छोड़ देना। आंखों की नमी हथेलियों से साफ करते हुए प्रीत ने बहुत हिम्मत से कहा था। बात भरोसा करने या ना करने की नहीं है प्रीत, बात यह है कि मेरे अंदर सब्र और बर्दाश्त की बहुत कमी है। तुम खूबसूरत हो, कमसिन हो, सबसे बड़ी बात यह कि मेरी पत्नी हो। मैं एक ही छत के नीचे तुम्हें छुए बगैर कैसे रह सकता हूँ भला? खुद पर इतना कंट्रोल कैसे करूं? वो एक लाचारी से उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला था। तो क्या आप इतने कमजोर नफ्स के इंसान हैं? मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। प्रीत ने एक तंज कसा था। उसके तंज पर तन्मय आर्या एक गहरी सांस भरकर रह गया और एक ठंडी निगाह उस पर डालकर कमरे से बाहर चला गया। खूबसूरती उसकी हमेशा से कमजोरी रही थी, हालांकि वो खुद भी शानदार पर्सनालिटी का मालिक था।
उसकी जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आईं और सब की सब हसीन थीं, जिनके साथ उसने अच्छा वक्त भी गुजारा था। और लड़कियों के साथ वो अपनी सारी हदें भी पार कर जाता था, और ये खुद लड़की की मर्जी से ही होता था। वो जबरदस्ती का कायल नहीं था। जब लड़की खुद अपनी मर्जी से उसकी तरफ बढ़ती तभी वो कदम आगे बढ़ाता था। अगर लड़की की मर्जी न होती तो वो उसको हाथ भी नहीं लगाता था। हालांकि इससे पहले उसने लड़कियों के साथ रिश्ते तो बनाए, लेकिन जायज नहीं। वो लड़कियों के साथ उनकी मर्जी के साथ वक्त गुजार कर उन्हें छोड़ देता था। शादी तो उसके लिए बस एक सपना ही रह गई थी। कभी उसका मन ही नहीं किया किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने का। ये सारे काम करते करते अब उसका दिल भी भर गया था। एक बहुत लंबे समय से उसकी जिंदगी में अब कोई लड़की नहीं आई थी, मगर उस दिन जब उसके ऑफिस में कमसिन सी वो मासूम सी प्रीत आई और उसकी नजर उसके मासूम हुस्न पर पड़ी तो तन्मय का दिल घायल हो गया और एक बार फिर पुरानी फीलिंग्स जाग उठी। दिल उसे पाने के लिए मचल उठा। मगर उसे ये भी मालूम था मिडिल क्लास लड़कियां गर्लफ्रेंड बनने पर तो कभी राजी ना होंगी। इसीलिए उसने 1 महीने की शादी की शर्त रख दी थी, क्योंकि उसे मालूम था हर लड़की की तरह इस लड़की से भी कुछ ही टाइम बाद उसका दिल भर जाएगा। मगर यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हो गया था। ये लड़की तो उसे अपने करीब आने से इनकारी हो गई थी। जबरदस्ती करना उसे पसंद नहीं था, और अगर जबरदस्ती करता भी तो जिस तरह की धमकी ये लड़की दे रही थी, उसके बाद ये जबरदस्ती उसे बहुत महंगी पड़ सकती थी। और इसीलिए वो कुछ समय के लिए खामोश हो गया था। मगर उसका इरादा उस लड़की की शर्त मानने का हरगिज नहीं था। उसने सोच लिया था अभी वो गुस्से में है, जज्बात में बहकर ये कदम उठा गई है, धीरे धीरे वो खुद ही उसकी संगत के लिए राजी हो जाएगी। वो उसे किसी न किसी तरह कन्विंस कर ही लेगा। वो इंसान था और इंसान के अंदर जज्बात तो होते ही हैं। जब सामने खूबसूरत पत्नी मौजूद हो तो कैसे खुद पर काबू पा सकता था। प्रीत की बहन अनीता के केस पर भी अब उसने काम करना शुरू कर दिया था, और कुछ ही दिनों में उसे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि केस बहुत ज्यादा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि जो लोग इस केस में जुड़े हुए थे वो सब ऊंचे ऊंचे खानदान से संबंध रखते थे, जिनके सरों पर बहुत ऊंची पहुंच थी। जो लड़का इसमें खास तौर पर इन्वॉल्व था, यानी कि किशोर राठौर, वो एक नेता का बेटा था। वो इस तरह के कई केसेस अपनी ताकत के बल पर पहले भी जीत चुका था। इसलिए अब भी उसे उम्मीद थी कि किशोर राठौर और उसके साथियों को वो कानून की गिरफ्त में लाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे सोशल मीडिया और औरतों की सुरक्षा के लिए सरगर्म एनजीओ का सहारा क्यों न लेना पड़े, तो वो जरूर लेगा। जैसे ही ये केस लोगों की नजर में आया, हर तरफ हलचल सी मच गई थी। जनता की तरफ से किशोर राठौर और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलवाने की नारेबाजी सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी थी। तन्मय प्रीत को सामने नहीं लाया था, सिर्फ उसकी मां सरिता जी ही सामने आई थी। प्रीत को सामने न लाने की वजह शायद ये थी कि वक्ती तौर पर ही सही, मगर वो उसकी इज्जत बन चुकी थी और वो नहीं चाहता था कि उसे दुनिया की नजर में लाए। ऐसे केसेस में अमूमन मुलजिमों की तरफ से विक्टिम के घर वालों पर दबाव डाला जाता है केस वापस लेने के लिए। उन्हें डराया धमकाया जाता है। इसीलिए वो सब कुछ पहले से ही प्लानिंग कर चुका था। सरिता जी के पास अब ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी जिसके बलबूते पर मुजरिम उन पर दबाव बनाते और उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते। हालांकि सरिता जी की भी उसने पूरी हिफाजत की थी। वो पहले ही उन्हें अपने पास ले आया था। इस केस में उसे बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही थी। अगर वो मशहूर वकील न होता और मजबूत बैकग्राउंड न रखता होता तो ऐसी ऊंची पहुंच के मुजरिमों के लिए उसे खरीदना या रास्ते से हटाना मुश्किल काम न था। उसका बड़ा भाई सुशील आर्य आर्मी की एक बड़ी पोस्ट पर था, जबकि उसके चाचा जी पुलिस में एक बड़े अफसर रह चुके थे। 1 हफ्ते तक वो इसी केस में इतना ज्यादा बिजी रहा कि अपने फ्लैट का चक्कर भी न लगा सका, जहां प्रीत और उसकी मां रह रहे थे। फिर जैसे ही एक दिन शाम को ऑफिस से जल्दी फ्री हुआ तो घर जाने की बजाय फ्लैट पर चला गया। कुछ देर वो प्रीत की मां के साथ बैठकर केस के बारे में डिस्कस करता रहा, फिर अपने कमरे में चला आया। प्रीत वहां नहीं थी। उसका दिल उसकी संगत के लिए बुरी तरह तलबगार हो रहा था। उसने नौकरानी से प्रीत को बुलाने का कहा। कुछ देर बाद ही वो आ गई थी। ब्लैक जॉर्जेट के सूट में उसकी चांदनी जैसी रंगत खूब दमक रही थी। दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था। चेहरे के मासूम नए नक्श जिस पर तन्मय फिदा हो चुका था, इस वक्त उसे अपनी ओर बुरी तरह खींच रहे थे। आपने मुझे बुलाया? वो सावधान से अंदाज में दरवाजे पर ही खड़ी पूछ रही थी। तन्मय जो बेड पर लेटा उसे गहरी नजरों से देख रहा था, उठकर बैठ गया। हाँ, इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। कौन सी बात? केस के बारे में बात करना चाहते हैं क्या? उसका बही सावधान अंदाज था और अपनी जगह पर जमी खड़ी थी। तन्मय को गुस्सा तो आया, मगर अंदर ही अंदर दबा गया।
हाँ, केस के बारे में ही बात करनी है, यहाँ आओ, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। प्रीत को उसके शब्दों से गुस्सा झलकता हुआ महसूस हुआ। वो अपने नाजुक से होठों को काटती हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब पहुंच गई तो तन्मय ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। वो जैसे ही बेड पर बैठी, तन्मय 1 मिनट के अंदर बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। दरवाजा लॉक करते देख प्रीत का दिल उछलकर हलक में आया था। दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? वो बुरी तरह घबराई थी। इतना घबरा क्यों रही हो? शादी हुई है हमारी, मैं कोई गए नहीं हूं तुम्हारे लिए। वो उसे गहरी निगाहों से देखता, गहरे शब्दों में कहता, उसके बेहद करीब आ गया था। और प्रीत की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने बदहवास होकर अपने बचाव के लिए इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या न करे। सामने कुछ ही इंच के फासले पर वो खड़ा था, जिसकी निगाहें उसके इरादे बता रही थीं। वो ये भी जानती थी कि चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था, और अगर साउंड प्रूफ ना भी होता तो वो चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि इस सूरत में माँ को असल बात बतानी पड़ती। देखिए सर, आपके जो भी इरादे हैं उनसे बाज आ जाएं। मेरी शर्त पूरी किए बगैर आप मुझे छू नहीं सकते। वो अंदर से काफी डरी हुई थी, लेकिन ऊपर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए उसने एक बार फिर अपनी बात तन्मय आर्या को याद दिलाई थी। उसे उसके गलत इरादों से रोकना चाहा, मगर तन्मय को उसके खूबसूरत चेहरे और वजूद के अलावा कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। वो उसके इतना करीब आ चुका था कि उसकी सांसों की गर्मी और उसके बदन से उड़ती कीमती परफ्यूम की खुशबू प्रीत को बखूबी महसूस हो रही थी। उसने तन्मय को खुद से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, धमकियां, बिनती, मगर तन्मय पर किसी भी बात का असर न हुआ। उसने एक झटके से खींचकर उसके नरम दूधिया मुलायम वजूद को अपनी बाहों में भरा था और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। वो बेतहाशा उसे अपने लबों से छूने लगा। वो इस वक्त पूरी तरह जज्बातों में बह चुका था। प्रीत के वजूद की नरमी उसे किसी और ही दुनिया की सैर करा रही थी। अगले ही पल वो उसके आंखें जज्बात के शिद्दत से लाल होने लगी थीं। तन्मय के शरीर का एक एक अंग प्रीत को पाने के लिए मचल उठा था, जबकि प्रीत एक सहमी हुई हिरनी जैसी लग रही थी। वो खुद ही तो इस दलदल में फंसने आई थी। अब जब फंस चुकी थी तो रोने या चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। गलती तन्मय की नहीं थी, उसने तो पहले ही सब कुछ क्लियर करके उसे बता दिया था। उसे किसी भी धोखे में नहीं रखा था। गलती तो खुद प्रीत की थी। अगर उसे अपनी शर्त रखनी थी तो उसे शादी से पहले ही अपनी शर्त तन्मय को बतानी थी, और अब तो वो अपने जाल में खुद फंसी थी, तो शिकारी का शिकार होने के लिए उसे खुद ही अपने आप को पेश करना था। थोड़ी देर तक उसने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में वो कोशिश भी बंद कर दी और अपना वजूद उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ा सा डर जरूर था, क्योंकि अभी वो इस तरीके के किसी भी रिश्ते के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार नहीं कर पाई थी। उसने तो कभी इस रिश्ते की नाजुकता के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके चेहरे पर फैला डर और उसके वजूद के कंपन को महसूस करके एक पल के लिए तन्मय चौंका जरूर था। फिर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बहुत ही मदहोश अंदाज में बोला था, मुझे पता है तुम इस वक्त डर रही हो, लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हें मैं एक बार नहीं, बार बार पाना चाहता हूँ। और नाजुक फूलों की खुशबू को महसूस किया जाता है, उन्हें मसल कर फेंक नहीं दिया जाता। सारा डर अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मैं इन खूबसूरत पलों में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। आई होप तुम्हें भी मेरी संगत में सुकून मिलेगा। ये कहते कहते उसने एक झटके से उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। लाइट बंद करता हुआ वो उसे बेड पर लेकर आया था। उसके गले में पड़े दुपट्टे को उतार कर उसने साइड पर रख दिया था और पूरी तरह उसके ऊपर आते हुए उसकी नरमाहट को महसूस करने लगा, और उसकी किसी भी ना को खातिर में न लाते हुए बस उस पर हावी होता चला गया। और प्रीत को खुद के बचाने की हर कोशिश बेकार हो गई। सुबह जब तन्मय की आंख खुली और उसका नशा उतरा तो उसे रोते देखकर वो शर्मिंदा हो गया था। वो उससे माफी मांगना चाहता था, मगर प्रीत उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई थी। तन्मय ने खुद को तसल्ली दी कि उसे शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है। उसने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। आखिर को वो उसकी पत्नी थी। उस रात के 3 दिन तक दोबारा बाहर नहीं गया था। हाँ, नौकरानी से फोन पर उसकी खैर खबर लेता रहता। 2 दिन बाद केस की पहली पेशी थी, जिसमें प्रीत की मां का अदालत में पेश होना जरूरी था। वो खुद उनको लेने गया था। प्रीत से केस के संबंधित कुछ सवाल जवाब भी किए, मगर उसका अंदाज उखड़ा उखड़ा था, जिसकी वजह तन्मय को अच्छे से मालूम थी।
पहली पेशी के बाद प्रीत की मां सरिता जी दोबारा अदालत न जा सकीं। एक रात वो सोईं तो सुबह मुर्दा हालत में पाई गईं। प्रीत का तो रो रो कर बुरा हाल था। तन्मय ने उसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। माँ की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था। वो तन्मय से कहती, मैं इसी उम्मीद पर जी रही हूँ कि मेरी बहन के मुजरिमों को आप सजा दिलवाएंगे और मैं अपनी आंखों से देखूंगी और तभी मुझे सुकून मिलेगा। जवाब में वो भी बड़े यकीन से कहता, ऐसा ही होगा, मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा। मगर तन्मय का दावा पहली बार नाकाम साबित हुआ और वो केस हार गया। हालांकि उसे 100% उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा। उसने तो मुलजिमों के खिलाफ तमाम सबूत भी हासिल कर लिए थे, मगर मुलजिमों ने रातों रात जज को खरीद कर फैसला अपने हक में करवा लिया। तन्मय आर्या को एक गहरा धक्का लगा था। प्रीत का रिएक्शन बहुत खतरनाक था। वो उसका गिरेबान पकड़कर जोर से चिल्लाई थी, तन्मय आर्या, तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरा वजूद जबरदस्ती हासिल करके अपना मतलब पूरा किया है और मुझे सजा देने के लिए जानबूझकर केस हार गए या फिर दूसरी पार्टी से रिश्वत खाई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तन्मय ने हालांकि उसे समझाने और उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि उसने उसे धोखा नहीं दिया है और ना ही उसने रिश्वत ली है, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी। तन्मय के रोकने के बावजूद वो उसे बुरा भला कहती उसके घर से चली गई। उसके जाने के बाद वो बेचैन हो गया था। एक तरफ केस हारने का दुख था तो दूसरी तरफ प्रीत की बदगुमानी और चले जाने का। और अगले दिन वो दिल के हाथों मजबूर होकर उसके घर जा पहुंचा, मगर उसे वहां न पाकर परेशान हो गया। उसके मोहल्ले वालों के अनुसार वो तो यहाँ आई ही नहीं थी। वो बहुत परेशान हो गया था और उसे ढूंढता रहा, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। ऐसे कैसे वो उससे लापरवाह हो जाता। 2 दिन की कोशिश के बाद प्रीत तो ना मिली, मगर उसके बारे में एक छोटा सा क्लू मिल गया था। जिस दिन वो उसके घर से निकली थी, रोड पर एक काली गाड़ी उसके सामने आई थी, जिसमें मौजूद कुछ नकाबपोश लोगों ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लिया था। ये सीन सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था और ये सब जानकर तन्मय आर्या गुस्से के मारे बिफर उठा था। उसे समझ आ गया था ऐसी हरकत कौन कर सकता है। जरूर ये किशोर राठौर ही कर सकता था। जब तक वो उसके घर में रही सुरक्षित थी, जैसे ही बाहर निकली घात लगाए शिकारियों ने उसे पकड़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था बिना सबूत के किशोर राठौर के गिरेबान पर हाथ कैसे डाले। अगर ये खबर मीडिया तक आ जाती तो उसकी अपनी भी बदनामी होती। सोच विचार करने के बाद उसने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त विकास से मशवरा किया था। तो उसने बदले में किशोर राठौर की बहन को उठाने को कहा कि उससे डील की जा सके। किशोर राठौर की बहन भी प्रीत की ही हमउम्र थी। कई दिन की निगरानी के बाद तन्मय उसे उठाने में कामयाब हो गया और फिर किशोर राठौर से कांटेक्ट करके कहा, अगर अपनी बहन चाहते हो तो मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दो। पहले तो किशोर राठौर पागल कुत्ते की तरह रिएक्ट करने लगा। इस बात से ही इनकारी हो गया कि उसने तन्मय आर्या की पत्नी को किडनैप किया है। मगर जब तन्मय ने उसे संगीन नतीजे की धमकियां दी, तब जाकर वो नॉर्मल हुआ और प्रीत को सही सलामत पाकर तन्मय की जान में जान आई थी। वो जिस वक्त बेडरूम में दाखिल हुआ, वो घुटनों में सर दिए बुरी तरह रो रही थी। वो उसके करीब जा बैठा और उसे प्यार से पुकारा, मगर ना तो प्रीत ने जवाब दिया और ना ही उसके रोने में कमी आई। तन्मय ने धीरे से उसके बाजू पर हाथ रखा